हेलो दोस्तों, एकलव्य कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख चुके थे कि इसके पहले पार्ट ए में हम लोग किए थे ग्रुप ए और बी का क्वेश्चन, जो कि ऊष्मा का प्रसार थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे। ये ग्रुप सी का क्वेश्चन है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और ये सभी 2 अंक के होते हैं। इसके बाद हम लोग इसके पहले जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे और अति संक्षिप्त लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं बोला कि ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा किसे कहते हैं बोला, ऊष्मा किसे कहते हैं। इसके थ्योरी में भी हम बता चुके थे कि ऊष्मा वह भौतिक कारण है जिसके कारण हम लोग को वस्तुओं को छूने के बाद ठंड या गर्म होने का अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है ना। जिसमें जिस वस्तु को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसके गति के अणुओं के कारण उसमें गर्मी आ जाता है, ताप बढ़ने के कारण क्या होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे हम उसको धीरे धीरे करके उसको ताप से अगर निकाल दें तो वो ठंडा होने का अनुभव प्राप्त होने लगता है। तो ये ऊष्मा का मुख्य कारण यही है कि वस्तुओं के गर्म और ठंड होने के कारण ही हम लोग ऊष्मा को पहचान सकते हैं। बोल रहा है कि ऊष्मा वह भौतिक कारण है, ऊष्मा वह भौतिक कारण है जिसके कारण हमें कोई वस्तु का ठंड या गर्म होने का अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऊष्मा वह कारण है जिसके कारण कोई वस्तु को ठंड या गर्म करने का अनुभव हमें प्राप्त होता है। अतः ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा क्योंकि बिना ऊर्जा के कारण हमको ठंड और गर्म होने का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए ऊष्मा एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, जो पदार्थ के अणुओं की गति से उत्पन्न होती है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो पदार्थ के अणुओं की गति से क्या होती है, उत्पन्न होती है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो पदार्थ के अणुओं की गति से क्या होती है, उत्पन्न होती है, तथा जिसके कारण किसी वस्तु को गर्म या ठंडे होने का बोध होता है। जिसके कारण किसी वस्तु का ठंडे या गर्म होने का बोध होता है, किसके कारण, तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसमें अणुओं की गति ऊर्जा होती है, ठीक है ना। जिसके कारण पदार्थ में गति उत्पन्न होती है और जिसके कारण किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होने का बोध होता है। और ऊष्मा में भार नहीं होता, ऊष्मा में कोई भार नहीं होता है। हम पहले भी बता चुके थे कि ऊष्मा में कोई भार नहीं होता है, बल्कि इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है, तथा इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। तथा इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, तो आपको बताए थे कि ठोस में 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं, जिसमें रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो जिसमें लंबाई बढ़ जाए वो रेखीय प्रसार गुणांक, जिसमें क्षेत्रफल बढ़ जाए वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और जिसमें आयतन बढ़ जाए वो आयतन प्रसार गुणांक होता है, ठीक है ना। जिसमें रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग अल्फा से सूचित करते थे, अल्फा से प्रदर्शित करते थे। उसके बाद क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम लोग बीटा से सूचित करते थे और आयतन प्रसार गुणांक को हम लोग गामा से सूचित करते थे। तो अल्फा बीटा गामा के अनुसार ही हम लोग रेखीय प्रसार को जानते थे। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा का अनुपात हम लोग तीनों का लिए थे, तो 1:2:3 के अनुपात में लिए थे। अब देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। किसी पदार्थ की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, किसी पदार्थ की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि, हम बताए थे कि रेखीय प्रसार गुणांक में किसकी वृद्धि होती है, तो लंबाई की। बोला किसी पदार्थ की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। किसी पदार्थ की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसकी इकाई प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। रेखीय प्रसार गुणांक को, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को या आयतन प्रसार गुणांक को, सबकी इकाई क्या होती है, प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। सबकी इकाई क्या होती है, प्रति डिग्री सेल्सियस ही होती है। बोला इसे अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका आगे देखते हैं, आभासी प्रसार किसे कहते हैं। बोला आभासी प्रसार
आभासी प्रसार हम लोग, आभासी और वास्तविक प्रसार हम लोग दर्वों में देखते हैं, ठीक है ना। दर्वों में आभासी प्रसार देखते हैं, सीधी सी बात है, जिसको बर्तन को छोड़ करके लिया जाए वो आभासी, और जो बर्तन को लेकर के जब क्या जाएगा वास्तविक प्रसार होता है, ठीक है। बोला कि किसी द्रव का इकाई आयतन 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसके आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसके आयतन में जितनी आभासी प्रसार होता है उस द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी द्रव के इकाई आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से इसके आयतन में जितना आभासी प्रसार, ठीक है ना, जो आयतन होता है उसके आयतन में जितना आभासी प्रसार होता है उन्हें द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा ए से सूचित करते हैं, गामा ए से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसे गामा ए से सूचित या प्रदर्शित करते हैं। अब इसका आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा वास्तविक प्रसार किसे कहते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वास्तविक प्रसार किसे कहते हैं। बड़ा किसी द्रव के इकाई आयतन का ताप, किसी द्रव के इकाई आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है ना। वास्तविक आभासी प्रसार में देखे थे कि किसी द्रव का आयतन 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो उसमें आभासी प्रसार होता है उसे आभासी प्रसार कहते हैं, ठीक है ना। किसी द्रव के इकाई आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से इसके आयतन में जितना वास्तविक प्रसार होता है, ठीक है, इसके आयतन में जितना वास्तविक प्रसार होता है, इसके आयतन में जितना वास्तविक प्रसार होता है उसे द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। उसे द्रव का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा ए से इसे भी सूचित किया जाता है, और इसका गामा ए बराबर क्या होता है, आयतन में वास्तविक प्रसार बटा प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि। आयतन में वास्तविक प्रसार बटा प्रारंभिक आयतन गुणा क्या होता है, ताप में वृद्धि होता है। इसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रसार कहते हैं। आयतन में वास्तविक प्रसार बटा प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि, इसे भी क्या कहते हैं, वास्तविक प्रसार कहते हैं। उसी तरह अगर हम लिखना चाहेंगे आभासी प्रसार का तो वैसे लिखेंगे, आयतन में आभासी प्रसार बटा प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि। सेम फॉर्मूला दोनों का होता है। चलिए अगर गामा अगर यहाँ आभासी लिखेंगे तो आभासी प्रसार लिख देंगे, वास्तविक लिखेंगे वास्तविक प्रसार लिख देंगे। और गैसों का ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, गैसों का ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं। पर जिस प्रकार ठोस तथा द्रव गर्म होकर फैलते हैं, जिस प्रकार ठोस तथा द्रव गर्म होकर के फैलते हैं उसी प्रकार गैस भी गर्म होकर के क्या होता है, फैलता है। और इतना जान लीजिए कि जितना ठोस और द्रव फैलता है उससे बहुत अधिक मात्रा में कौन फैलता है, तो गैस फैलता है, ठीक है ना। जिस प्रकार ठोस तथा द्रव गर्म होकर के फैलते हैं उसी प्रकार गैस भी गर्म होकर के क्या होता है, फैलता है। लेकिन यह प्रसार ठोस तथा द्रव की अपेक्षा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। किसमें, गैसों में। इसका जो प्रसार होता है ठोस तथा द्रव की अपेक्षा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। गैसों में भी प्रसार द्रव की भांति आयतन प्रसार ही होती है, ठीक है। गैसों में भी प्रसार जो होता है द्रव की भांति भी कैसा होता है, तो आयतन प्रसार होता है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप सी का 5 क्वेश्चन था, एक एक करके हम लोग 5 क्वेश्चन को देख लिए हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं ग्रुप डी का क्वेश्चन, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसके सभी प्रश्न का अंक 3 नंबर का होते हैं। उसको आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ग्रुप डी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं, जो कि सही प्रश्न 3 अंक के होते हैं, ठीक है ना। ग्रुप डी में हम लोग देखते हैं बोला कि पहला ऊष्मीय चालकता का गुणांक क्या, ऊष्मीय चालकता का गुणांक क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विधि के द्वारा प्रमाणित करके हम लोग देखते हैं कि माना किसी पदार्थ की छड़ का एक समांतर फलक में प्रत्येक का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी क्या है, यह है। देखिए ये चित्र की सहायता से आपको सब पता चल जाएगा कि किसी फलक में, मान लीजिए कोई छड़ है, उसके फलक में उसके प्रत्येक का क्षेत्रफल, समांतर का क्षेत्रफल क्या है, ये है, और ये भी क्या है, ए है। तो उनके बीच की दूरी एल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल है। ये भी क्यू एक से जा रहा है, ये भी क्यू एक से जा रहा है, ठीक है ना। और यदि दोनों फलकों का ताप भिन्न भिन्न है, दोनों फलकों का ताप क्या है, भिन्न भिन्न है, दोनों फलकों का ताप भिन्न भिन्न हो तो उसमें उच्च ताप फलक से निम्न ताप फलक की ओर चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होता है, ठीक है ना। अगर दोनों फलक का ताप जो है अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो उसमें क्या करता है, उच्च ताप से किधर जाता है, निम्न ताप की ओर स्थानांतरित करता है। यदि क्षण का पार्श्व पूर्णता उष्मारोधी है, क्षण का पार्श्व पूर्णता उष्मारोधी है, जिसमें पार्श्वों का उष्मा नगण्य बाहर
जाती है, ठीक है ना, जिससे पार्श्वों से उष्मा क्या होती है, नगण्य मात्रा में बाहर जाती है अगर पूरा उष्मा रोधी हो तो। कुछ समय बाद फलकों की स्थिरता Q1 से Q2, मतलब Q1 बड़ा है और Q2 क्या है, छोटा है। Q1 से Q2 क्षण Q1 से सिरे से उष्मा एक नियत दर से आपूर्ति होता है, जो क्षण से स्थानांतरित होकर के उसी दूसरे सिरे की ओर क्या होती है, आपूर्ति करता है। अगर ये धीरे धीरे गरम होकर के जिसके छोटे अणुओं से जाकर के क्या होगा, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ एक नियत दर से क्या होता है, ताप स्थानांतरित होता है। ताप स्थानांतरित होने के बाद क्या होता है कि वो उसी तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या करता है, आपूर्ति करता है। और उष्मा को हम लोग Q से नोट करते हैं, इसीलिए Q बराबर बोल रहा है कि Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है कि जो पहला डिग्री का सेल्सियस, जो पहला उष्मा का ताप था, दूसरे उष्मा का ताप है, दोनों के तापांतर में जो अंतर होता है उसी से उसमें चालकता का पता चलता है। बराबर कि अतः Q समानुपाती क्या होता है, Q समानुपाती Q1 माइनस Q2 इंटू टी, Q1 माइनस Q2 इंटू टी। आप बटा में जो लंबाई दूरी जो तय कर रहा था, Q बराबर क्या हो जाएगा, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समानुपाती हटाने के लिए हम लोग K लेते हैं। K बराबर होता है Q बराबर होता है KA θ1 माइनस θ2 गुना T बटा में L। अब K बराबर लेंगे तो देखिए K से क्या आ जाएगा, K बराबर अगर लेते हैं तो Q गुना L बटा A θ1 माइनस θ2 गुना T होता है। अगर इसका इकाई लेना चाहते हैं तो जूल, देखिए K का इकाई, देखिए Q क्या है मेरा, उष्मा, और उष्मा की इकाई क्या होता है, जूल होता है। तो उष्मा की इकाई जूल, और लंबाई का होता है मीटर, और A जो कि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का हम लोग लेते हैं मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 क्या है, ये तापों में अंतर है, तापों में क्या है, अंतर है। तो तापों में अंतर के लिए हम लोग केल्विन लेते हैं और टी के लिए क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। तो K इकाई बराबर क्या जाएगा, जूल गुना मीटर बटा मीटर स्क्वायर केल्विन इंटू सेकेंड, केल्विन इंटू सेकेंड। अगर इसको हम पूरी तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा, K की इकाई का मान, उष्मा के K की इकाई का मान हो जाएगा जूल गुना मीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन प्रति सेकेंड। ये किसका मात्रक हो जाएगा, तो K की इकाई का मान हो जाएगा, जो कि उष्मा का एक नियत दर को बताता है। इसके आगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर आप लोग का था इंजन हाउस का चित्र द्वारा। तो आप लोग अपने किताब से देख करके उसको आंसर को लिख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गर्मी में साइकिल का ट्यूब क्यों फट जाता है, गर्मी में साइकिल का ट्यूब क्यों फट जाता है। इसका पहले भी हम उदाहरण बता चुके थे कि गैसीय प्रसार के कारण ये सब होता है। और साइकिल के ट्यूब में हवा भरी रहती है, साइकिल के ट्यूब में क्या रहती है, हवा भरी रहती है। और गर्मी के दिनों में प्रचंड उष्मा के कारण ट्यूब उपस्थित हवा का प्रसार होता है, ठीक है ना। प्रचंड उष्मा के कारण क्या होता है, ट्यूब उपस्थित हवा का प्रसार होता है। इस प्रसार से ट्यूब के अंदर एक प्रचंड दबाव की सृष्टि हो जाती है। इस प्रसार से ट्यूब के अंदर एक प्रचंड दबाव की सृष्टि हो जाती है। साइकिल का टायर कमजोर हो जाने के कारण इस दबाव के सहन नहीं कर पाता है। साइकिल का टायर जो है कमजोर हो जाने के कारण इस दबाव को सहन नहीं कर सकता है। और फलस्वरूप ट्यूब तथा टायर क्या होते हैं, फट जाते हैं। ट्यूब तथा टायर क्या होते हैं, फट जाते हैं। और आगे फिर से बोलते हैं कि साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहती है, साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहती है, तो सब जानते हैं। और गर्मी के दिनों में प्रचंड उष्मा के कारण ट्यूब उपस्थित हवा का प्रसार होता है, ट्यूब में उपस्थित हवा का प्रसार होता है। इस प्रसार से ट्यूब के अंदर एक प्रचंड दबाव की सृष्टि हो जाती है। और साइकिल के टायर कमजोर हो जाने के कारण इस दबाव को सहन नहीं कर पाता है। फलस्वरूप ट्यूब और टायर क्या होती है, फट जाती है। इसके आगे देखते हैं, और नई रजाई पुरानी रजाई की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों लगती है, ठीक है ना। सब उसमें का एक कारण होता है कि नई रजाई पुरानी रजाई की अपेक्षा जो नई रजाई है पुरानी रजाई की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों लगता है। क्योंकि देखिए नई रजाई में रुई अधिक फूली रहती है। नई रजाई में रुई क्या होती है, अधिक फूली रहती है, जिससे अधिक मात्रा में वायु उपस्थित रहता है। नई रजाई में रुई अधिक फूली रहती है, जिससे अधिक मात्रा में वायु क्या रहता है, उपस्थित रहता है। वायु कुचालक होने के कारण बाहरी तथा भीतरी उष्मा को आदान प्रदान नहीं होने देती है। वायु क्या है, कुचालक होने के कारण उष्मा का आदान प्रदान बाहरी ना तो भीतरी आदान प्रदान होने
नहीं देता है, लेकिन पुरानी रजाई में रुई वायु की कमी के कारण वायु की कमी की मात्रा कम रहती है, जिससे नई रजाई पुरानी रजाई की अपेक्षा क्या होती है, अधिक गर्म प्रतीत होती है। इसमें रुई की मात्रा फुली हुई रहती है, उसमें रुई की मात्रा क्या होती है, फुली हुई नहीं रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, उसमें वायु की मात्रा क्या होती है, कमी हो जाती है। जितनी रुई की मात्रा रहेगा उसमें क्या रहता है, वायु की मात्रा ज्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वायु की मात्रा कमी होने के कारण उसमें पुरानी की अपेक्षा अधिक गर्म प्रतीत होती है। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4-5 था, उसको हम लोग देख लिए थे। 1-2 अगर आपका प्रयोग है तो आप किताब से देख करके उसको पूरा कर लीजिएगा। अब अगर कोई आपको समस्या हो तो जरूर आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका 4 नंबर का 4 चैप्टर का जितने भी प्रश्न थे और थ्योरेटिकल थे, सब हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो कर करके पार्ट बाय पार्ट हम समझा दिए हैं और करा दिए हैं। अगर आपको समस्या लगे तो जरूर आप कमेंट करिएगा। इसके लिए धन्यवाद।